हाय, इस लेक्चर के अंदर हम स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। मतलब कि स्टेट एक्टर्स का क्या रोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है। देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ग्लोबल पॉलिटिक्स है जिसके अंदर अलग अलग नेशन स्टेट्स पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब कि ग्लोबल लेवल पे अलग अलग नेशन स्टेट्स, अलग अलग देश पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सारे देश ये चाहते हैं कि वो सुपर पावर बन जाएं, वो चाहते हैं कि उनका नेशनल इंटरेस्ट अचीव हो जाए, वो चाहते हैं कि वो वर्ल्ड लीडर बन जाएं ताकि वो अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर पाएं। तो एक तरीके की पावर के लिए स्ट्रगल चल रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस होती है कि किस तरीके से पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक स्ट्रगल है पावर की नेशंस के बीच। मतलब कि अलग अलग देश जो है वो पावर को कैप्चर करना चाहते हैं, वो सुपर पावर बनना चाहते हैं, वो वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं ताकि वो अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर पाएं। वो चाहते हैं कि वो दुनिया को कंट्रोल कर पाएं, वो दुनिया को अपने हिसाब से चला पाएं ताकि उनका नेशनल इंटरेस्ट अचीव हो पाए। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जब मैं स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करता हूं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्टेट एक्टर्स का क्या रोल होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन उससे भी पहले हमें यह समझना होगा कि स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, और उससे भी पहले हमें यह समझना होगा कि स्टेट क्या होती है। देखो, स्टेट एक्टर्स जो होते हैं वो देश होते हैं, जो अलग अलग नेशन स्टेट्स हैं, उन्हीं को हम स्टेट एक्टर्स कहते हैं। जैसे भारत, जैसे अमेरिका, जैसे चाइना, जैसे रशिया, जैसे जापान, जैसे फ्रांस, जैसे इंग्लैंड, ये सारे के सारे स्टेट एक्टर्स हैं। मतलब एक देश को ही हम स्टेट एक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टेट किसको कहा जाता है। देखो, स्टेट बनने के लिए आपके पास 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास टेरिटरी होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स जो देश है उसके पास टेरिटरी होगी ही। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के पास टेरिटरी है, जगह है, जमीन है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेके असम तक। उसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन, वहां पे पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो क्या भारत के अंदर इस जमीन के ऊपर पॉपुलेशन है? क्या लोग रह रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल रह रहे हैं। उसके बाद एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब कि इस टेरिटरी और पॉपुलेशन को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो क्या भारत के अंदर गवर्नमेंट है? हाँ है, मोदी जी की गवर्नमेंट चल रही है भारत के अंदर। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट सोवरेनिटी होनी चाहिए। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने इंटरनल डिसीजंस भी खुद ले पाएं और एक्सटर्नल डिसीजंस भी खुद ले पाएं। मतलब कि ये जो टेरिटरी है, ये जो देश है, इसके अंदर भी तुम खुद डिसीजंस ले पाओ और इसके बाहर भी तुम खुद डिसीजंस ले पाओ। मतलब कि एक देश को अंदर से कैसे चलाना है, वहां पे कैसे लॉज बनाने हैं, वहां पे कैसे लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करना है, ये भी खुद तुम तय कर पाओ, तुम्हारी गवर्नमेंट तय कर पाए। और साथ ही साथ तुम्हारे बाहर के देशों के साथ क्या रिलेशंस होंगे, डिप्लोमेसी कैसी होगी, ये भी तुम खुद तय कर पाओ। तुमने कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन सी ट्रीटी साइन करनी है, ये तुम खुद से डिसाइड कर पाओ। तुम्हारी किसी के ऊपर कंपल्शन ना हो, दबाव ना हो तुम्हारे ऊपर किसी का। तो तब तुम एक स्टेट कहलाते हो। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, स्टेट बनने के लिए आपके पास 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और सोवरेनिटी होनी चाहिए। जिस भी देश के पास ये 4 एलिमेंट्स हैं वो देश एक स्टेट कहलाएगा। तो सोवरेनिटी काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सोवरेनिटी याद रखना। सोवरेनिटी मतलब तुम अपने देश को अंदर से कैसे चलाना है तुम तय कर रहे हो, तुम्हारी सरकार तय कर रही है, और बाहर तुम्हारा एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे होंगे, एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे होंगे, ये भी तुम खुद तय कर रहे हो। तो जैसे मैं भारत की एग्जांपल लेता हूं। भारत के पास टेरिटरी है, बिल्कुल है। पॉपुलेशन है, बिल्कुल है। गवर्नमेंट है, बिल्कुल है। सोवरेनिटी है, बिल्कुल है। कैसे? गवर्नमेंट हमारी, मोदी गवर्नमेंट, हमारे देश को अंदर से कैसे चलाना ये भी खुद डिसाइड करती है, और हमारे देश के बाहर के देशों के साथ कैसे रिलेशंस होंगे ये भी हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कौन सी ट्रीटी ज्वाइन करनी है, कौन सी ट्रीटी नहीं ज्वाइन करनी है, किसके साथ ट्रेड अग्रीमेंट करना है, किसके साथ नहीं करना है, किसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने हैं, किसके साथ नहीं बनाने हैं, वो सब हमारी गवर्नमेंट तय करती है। दैट्स व्हाई इंडिया इज स्टेट। तो ये आपको समझ आ गया कि स्टेट क्या होती है। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक स्टेट है, इंडिया भी स्टेट है, रशिया भी स्टेट है, चाइना भी स्टेट है। अब ये जो इंडिया, चाइना, रशिया और यूएसए हैं, इन्हीं को हम स्टेट एक्टर्स कहते हैं। मतलब कि वो देश जो स्टेट हैं उन्हीं को हम स्टेट एक्टर्स कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर।
और क्या फीचर्स होते हैं स्टेट एक्टर्स के? सबसे पहले उनके पास सोवरेनिटी होती है। मैंने आपको बताया सोवरेनिटी क्या होती है कि आप अपने इंटरनल डिसीजंस भी खुद ले पा रहे हो और एक्सटर्नल डिसीजंस भी आप अपने खुद ले पा रहे हो। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि आपके पास सोवरेनिटी होनी चाहिए। सोवरेनिटी होती है रिकॉग्निशन, आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया जाता है बाकी देशों के द्वारा। जैसे कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि चाइना एक देश है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि रशिया एक देश है। तो रिकॉग्निशन आपको मिलती है, स्टेट एक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। जैसे अगर मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो क्या उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर? नहीं किया गया है, तभी वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है कि आप एक देश हो और आप, भारत एक स्टेट है, अमेरिका एक स्टेट है, तो एक रिकॉग्निशन वहां पे मिलती है। गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, मतलब कि स्टेट एक्टर्स के पास गवर्निंग की अथॉरिटी होती है, जैसे कि कानून को बनाना, कानून को इन्फोर्स करवाना एक देश के अंदर, ये स्टेट एक्टर्स का काम होता है, ये अलग अलग देशों का काम होता है। जैसे इंडिया इंडिया जो है वो अपने देश को कैसे चलाना है, यहाँ पे कौन से कानून बनाने हैं, कैसे उनको लागू करना है, ये हिंदुस्तान खुद डिसाइड करता है। उसी के साथ साथ नेशनल पॉलिसीज बनाना, कई सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं। जैसे भारत की सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, ये स्कीम्स चलाती है। और कंडक्ट डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी को कंडक्ट करना, मतलब कि आपका किस तरीके से बाकी देशों के साथ रिलेशन होगा, किस तरीके से आप उनके साथ नेगोशिएशन कर रहे हो, किस तरीके से उनके साथ आप संपर्क कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, ताकि तुम लोग मिलके काम कर पाओ। उसके बाद यूज ऑफ फोर्स। अब स्टेट एक्टर्स जो है वो लेजिटिमाइज फोर्स यूज कर सकते हैं, मतलब कि जो देश होते हैं वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, हिंदुस्तान के पास अपनी आर्मी है, मिलिट्री है, पुलिस फोर्सेस है, नेवी फोर्सेस हैं, एयर फोर्सेस हैं। तो हम जो स्टेट एक्टर्स होते हैं वो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास अपनी मिलिट्री होती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद इंगेजमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब जो स्टेट एक्टर्स होते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इंगेजमेंट करते हैं, जैसे कि कई सारी ट्रीटीज को साइन किया जाता है। जैसे भारत ने कई सारी ट्रीटीज बाकी देशों के साथ साइन की है। पार्टिसिपेट इन ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है कि किस तरीके से पूरी दुनिया को चलाना है, किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड के ऊपर लॉज बनाने हैं, ट्रेड के ऊपर अग्रीमेंट करने हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, किस तरीके से यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के तहत पूरी दुनिया को एक तरीके से गवर्न करने का काम करना है। ये भी स्टेट एक्टर्स का काम होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। ग्लोबल गवर्नेंस मींस पूरी दुनिया को गवर्न करना है, तो पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन कानून बनाना है ट्रेड के ऊपर, राइट, कि किस तरीके से व्यापार करेगी पूरी दुनिया। भाई तुम एक देश के अंदर तो एक देश कानून बनाएगा, एक देश की सरकार कानून बनाएगी कि कैसे ट्रेड होगा एक देश के अंदर, लेकिन बाहर बाहर ट्रेड कैसे होगा, मतलब कि ग्लोबल लेवल पे ट्रेड कैसे होगा, इसको कौन डिसाइड करेगा? सारे देश मिलकर डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है, जो कि एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके तहत पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को गवर्न करने का काम किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सारे देशों की मिलके है। और प्लेटफॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन है, IMF है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ज्वाइन और नॉट ज्वाइन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी स्टेट ही डिसाइड करती है। स्टेट एक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना है। क्या इंडिया IMF या UNO को ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ये भी हिंदुस्तान खुद डिसाइड करेगा। एग्जांपल्स क्या है स्टेट एक्टर्स की? तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, चाइना, रशिया, ये सब स्टेट एक्टर्स हैं। मतलब कि जो भी नेशन स्टेट्स हैं हमारे, जो 192 के आसपास नेशन स्टेट्स हैं, वो सारे के सारे क्या है? स्टेट एक्टर्स हैं। गवर्नमेंट्स को भी हम स्टेट एक्टर्स कहते हैं। जैसे मोदी जी की सरकार, ये स्टेट एक्टर है। जैसे ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्टेट एक्टर है। जैसे पुतिन की एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्टेट एक्टर है। उसके बाद रोल क्या है स्टेट एक्टर्स का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब कि स्टेट एक्टर्स काम क्या करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो सबसे पहले यहां पे आता है डिप्लोमेसी एंड ट्रीटी नेगोशिएशन। भाई डिप्लोमेसी को कंडक्ट किया जाता है ग्लोबल लेवल पे, और साथ ही साथ ट्रीटी नेगोशिएशन का काम किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि डिप्लोमेसी को किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। मतलब कि स्टेट एक्टर्स का ये काम है कि डिप्लोमेसी को कंडक्ट करना है इंटरनेशनल लेवल पे। कैसे? भारत अमेरिका के साथ नेगोशिएट कर रहा है। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? डिप्लोमेसी का मतलब होता है आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, या हम कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, उसी को हम डिप्लोमेसी कहते हैं।
अब डिप्लोमेसी को कैसे एक देश कंडक्ट करता है, तो भारत जो है वो अमेरिका के साथ बातचीत करके, नेगोशिएशन करके जो है वो ट्रेड के ऊपर कोई फैसला ले रहा है कि भाई आज से हम क्या करेंगे, हम ट्रेड के अंदर जो है वो कोऑपरेट करेंगे। तो भारत और अमेरिका मिलके जो है हम ट्रेड करेंगे आपस में और दोनों को बेनिफिट भी होगा। अब मान लो कि हमारे रशिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, डिप्लोमेसी की मदद से क्या किया जाएगा, हम बातचीत करके अपने जो रिलेशंस हैं उनको सुधारने का काम करेंगे। अगर हमारे बीच कोई नोकझोंक है तो उसको दूर करने का काम किया जाएगा, मिलके बैठेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद हल निकालेंगे। तो डिप्लोमेसी को कंडक्ट करने का काम स्टेट एक्टर्स का है। ट्रीटी नेगोशिएशन को करने का काम किसका है भाई, ट्रीटी नेगोशिएशन का काम किसका है, स्टेट एक्टर्स का है। भाई एक देश बाकी देशों के साथ ट्रीटीज कर रहा है, जैसे भारत ने कई सारी ट्रीटीज करके रखी हुई है बाकी दुनिया के साथ, ताकि हम जो कॉमन इश्यूज हैं उनको जो उनके अंदर जो है वो कॉमनली पार्टिसिपेट कर सकें। मान लो जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई देश ट्रीटी कर रहा है, मान लो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हिंदुस्तान ने ट्रीटी की हुई है, ताकि हम क्लाइमेट को जो है वो साथ मिलकर टैकल करने का काम करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। तो टू फोस्टर ट्रेड, सिक्योरिटी एंड अलायंसेस, जैसे मान लो साउथ एशिया जो है, साउथ एशिया का जो रीजन है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, अपना बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, उसी के साथ साथ हमारा नेपाल है, भूटान है, ये साउथ एशिया रीजन है। यहां पे देश आपस में ट्रीटी कर रहे हैं। ट्रीटी क्या कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। मतलब कि हम सिक्योरिटी के अंदर जो है वो एक ट्रीटी कर रहे हैं कि हम सभी देश जो हैं एक दूसरे की सिक्योरिटी को क्या करेंगे, देखेंगे। मतलब कि हमारे ऊपर, साउथ एशिया के ऊपर कोई बाहर से, चाइना या फिर अगर मैं बात करूं अमेरिका की, या मैं बात करूं रशिया की, कि बाहर से अगर अमेरिका, रशिया हमारे किसी भी एक देश के ऊपर अटैक करेगा तो हम सारे देश उसका मिलकर सामना करेंगे। तो आप एक ट्रीटी कर रहे हैं, किसके अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, राइट। आप ट्रेड के अंदर ट्रीटीज कर रहे हैं, आप जो है वो क्या बोलते, सिक्योरिटी अलायंसेस बनाने का काम कर रहे हैं। आप कई सारी अलायंसेस बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि आप क्या कर सके, अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर सके और साथ ही मिलके काम कर सके। उसके बाद क्या काम होता है, कॉन्फ्लिक्ट एंड वार। ये स्टेट एक्टर्स डिसाइड करते हैं कि उनको कॉन्फ्लिक्ट में जाना है या उनको वॉर में जाना है या फिर उनको पीस मेंटेन करनी है। जैसे कि ये रशिया ने डिसाइड किया कि वो यूक्रेन के साथ लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ये रशिया ने डिसाइड किया, और रशिया और यूक्रेन ने डिसाइड किया, क्योंकि रशिया और यूक्रेन स्टेट एक्टर्स थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो वॉर करेंगे या नहीं करेंगे, राइट। अब कुछ देश जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि उनको पीस नेगोशिएशन करनी है, तो पहले रशिया और यूक्रेन ने डिसाइड किया कि वो वॉर करेंगे, अब वो पीस नेगोशिएशन पे आ रहे हैं। तो ये भी स्टेट एक्टर्स डिसाइड करते हैं। उसी के साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर जो है वो स्टेट एक्टर्स काम करते हैं। किस तरीके से ट्रेड अग्रीमेंट्स करने हैं, किस तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शंस को इंपोज करना है। तो ट्रेड अग्रीमेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि सारे देश आपस में मिलकर अग्रीमेंट्स करते हैं, जिससे कि सारे देशों को अल्टीमेटली फायदा हो। जैसे भारत ने अमेरिका के साथ, चाइना के साथ जो अग्रीमेंट्स किए हुए हैं ट्रेड के सेक्टर के अंदर, तो उससे जो है अमेरिका को फायदा हो रहा है, इंडिया को फायदा हो रहा है। इकोनॉमिक सैंक्शंस, कुछ देश ये डिसाइड करते हैं कि उनको इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज करनी है। जैसे अमेरिका अभी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहा है, उसने कनाडा के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई, चाइना के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई, भारत के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जा रही है। इकोनॉमिक सैंक्शंस तो ये भी कौन डिसाइड करता है, स्टेट एक्टर्स डिसाइड करते हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस मतलब आपके ट्रेड के ऊपर, या फिर आपका जो ट्रेड आ रहा है हमारे देश के अंदर, उसके ऊपर टैक्सेस इंपोज किए जाएंगे, टैरिफ इंपोज किया जाएगा। उसके बाद पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक फोरम्स, अलग अलग इकोनॉमिक फोरम्स में पार्टिसिपेट किया जाता है। जैसे G20 की समिट होती है, और G20 की समिट के अंदर ये डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक कॉपरेशन को बिल्ड करें और ट्रेड को फॉस्टर करें, किस तरीके से हम ट्रेड लिबरलाइजेशन करें। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ एंड गवर्नेंस, अब स्टेट एक्टर्स का ही ये काम होता है कि इंटरनेशनल लॉ और गवर्नेंस को जो है वो मेंटेन किया जाए। किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करना है और गवर्नेंस को जो है वो कंडक्ट करना है ग्लोबल लेवल पे। तो ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से हमें इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करना है। इंटरनेशनल लॉ को मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये कानून होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि
जिस भी देश की मर्जी कर रही है वो किसी के ऊपर भी ट्रेड सैंक्शंस लगा रहा है, इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज कर रहा है, जिस भी देश की मर्जी कर रही है वो किसी की भी टेरिटरी कैप्चर कर ले रहा है। तो क्योस ना हो, एनार्की ना हो जाए इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर, इसलिए इंटरनेशनल लॉ है। मतलब कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन आता है, हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है, हमारे पास कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जो ये इंश्योर करने का काम करते हैं कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लॉ मेंटेन रहे। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है? तो हमारे जो स्टेट एक्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी तो कभी तभी काम कर पा रहे हैं जब स्टेट एक्टर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं स्टेट्स कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल गवर्नेंस थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके अंदर जो है इनके तहत क्या किया जाता है, ग्लोबल गवर्नेंस को कंट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब ग्लोबल गवर्नेंस मतलब किस तरीके से पूरे ग्लोब को, किस तरीके से पूरे दुनिया को गवर्न करना है। एक देश को तो एक देश की सरकार गवर्न कर लेगी, पूरे दुनिया को कौन गवर्न करेगा? तो सारे देश मिलकर गवर्न करेंगे। कैसे करेंगे? तो उनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन है, IMF है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके तहत जो है वो ग्लोबल गवर्नेंस को देखा जाता है और इंटरनेशनल लॉ को जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये है स्टेट एक्टर्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि नॉन स्टेट एक्टर्स होते क्या हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर्स वो एक्टर्स होते हैं जो कि सोवरेन एंटिटीज नहीं होते हैं। मतलब कि वो स्टेट्स नहीं होते हैं, वो देश नहीं होते हैं। मतलब कि जो स्टेट एक्टर्स के अलावा जो एक्टर्स होंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करते होंगे, वो नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे। ये याद रखना कि वो देश नहीं होंगे, वो नेशन स्टेट नहीं होंगे, सोवरेन एंटिटीज नहीं होंगे। जैसे अमेरिका, चाइना, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये स्टेट एक्टर्स हैं। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स ये स्टेट एक्टर्स नहीं होंगे। उसके बाद जब मैं नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करता हूं, दे आर नॉट सोवरेन एंटिटीज बट पार्टिसिपेट इन ग्लोबल अफेयर्स। लेकिन ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये ग्लोबल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ग्लोबल अफेयर्स में इनका काफी ज्यादा रोल है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। और जैसे ही ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना इमर्ज हुआ है, उसके बाद दो स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स का काफी रोल बढ़ गया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो जैसे अगर मैं टाइप्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो हाइब्रिड एक्टर्स हैं। हाइब्रिड एक्टर्स मतलब कि इनको हम स्टेट एक्टर्स की कैटेगरी में भी लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम इनको नॉन स्टेट एक्टर्स ही कहा जाता है। देखो, इनको स्टेट्स क्रिएट करती है। अलग अलग देश, जो पूरी दुनिया के देश हैं, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने का काम करते हैं। यूनाइटेड नेशन को किसने बनाया? तो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों ने बनाया। उसके बाद IMF को किसने बनाया? तो देशों ने बनाया। तो ये स्टेट्स के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, स्टेट एक्टर्स के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली काम करने का काम करते हैं। मतलब कि ये स्टेट के कंट्रोल से बाहर जाके इंडिपेंडेंटली ये काम करते हैं, इसलिए इनको हम नॉन स्टेट एक्टर्स की कैटेगरी में ही रखते हैं। जैसे हमारे पास यूनाइटेड नेशन आता है, जैसे हमारे पास वर्ल्ड बैंक आता है, जैसे हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आता है, जैसे हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आता है, जैसे हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो ये कुछ क्या है? ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इनका रोल क्या होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? ये क्या रोल प्ले करते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा पीस कीपिंग ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। अगर किसी देश के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या कोई वॉर चल रही है, अगर किसी देश के अंदर जंग चल रही है या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहां पे यूनाइटेड नेशन क्या करता है? अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को वहां पे भेजता है ताकि स्थिति को नॉर्मल किया जाए। राइट, एक तरह की ये मिलिट्री होती है, जिससे कि अगर कहीं पे कोई लड़ाई चल रही है तो उस लड़ाई को वहां पे नॉर्मल किया जाए। उसके बाद या फिर मान लो किसी देश ने अटैक कर दिया दूसरे देश के ऊपर, और मतलब नाजायज तरीके से अटैक किया, किसी बड़े देश ने छोटे देश के ऊपर अटैक कर दिया। अब यूनाइटेड नेशन क्या करेगा? उस छोटे देश को बचाने के लिए अपनी पीस कीपिंग ऑपरेशंस को भेजेगा, अपनी फोर्सेस को भेजेगा। ह्यूमैनिटेरियन एड देने का ये काम करते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि जब कहीं पे कोई आपदा आ जाती है, कहीं पे कोई अगर गरीबी है
या फिर कहीं पे कोई डिजास्टर आ गया तो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड देने का काम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। सेटिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स, एक तरीके के इंटरनेशनल नॉर्म्स को सेट करने का काम करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्म्स क्या होता है? नॉर्म्स होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। तो इंटरनेशनल नॉर्म्स को सेट करना मतलब कि जो अलग अलग देश हैं पूरी दुनिया के, वो उनसे क्या उनका बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि एक्सपेक्टिंग बिहेवियर क्या होना चाहिए। जो नेशन स्टेट्स हैं, जो हमारे देश हैं अलग अलग, तो उनका ये बिहेवियर होना चाहिए कि वो क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करेंगे, वो एक दूसरे देश के साथ सहायता करेंगे, वो पीस क्रिएट करेंगे पूरी दुनिया के अंदर। तो नॉर्म्स को सेट करने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक तरीके का नॉर्म सेट करते हैं पूरी दुनिया के अंदर कि भाई सारे देशों को शांति बना के रखनी है, अननेसेसरली वॉर्स में एंटर नहीं करना है, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना है, ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं करनी है जिससे कि क्लाइमेट के ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट हो। तो बेसिकली इंटरनेशनल नॉर्म्स सेट करना मतलब कि अलग अलग देश इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कैसे बिहेव करेंगे। नॉर्म्स मतलब एक्सपेक्टेड बिहेवियर, तो कैसे अलग अलग देश इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर बिहेव करेंगे। तो उनको पीस को मेंटेन करना है, उनको अननेसेसरली वॉर्स में एंटर नहीं करना है, उनको क्लाइमेट चेंज को भी मद्देनजर रखना है, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, उनको कॉपरेशन रखना है, उनको किसी के ऊपर अटैक नहीं करना है। ये कुछ नॉर्म्स सेट किए गए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो यहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल काफी बढ़ जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। कैसे? आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई ग्लोबल अगर समिट होनी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही कंडक्ट करवाते हैं। अगर ट्रेड के अंदर कोई अगर लॉ सेट करना है या कोई नॉर्म क्रिएट करना है, तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही करते हैं। तो पूरी पॉलिटिक्स को, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को मेनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने देखा होगा यूएनओ ने ये किया, आईएमएफ ने ये इनिशिएटिव लिया जिससे कि पूरे देश प्रभावित होते हैं। तभी तो ये इनका रोल जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर काफी ज्यादा है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब एनजीओस। अलग अलग एनजीओस हमारे पास आते हैं, जैसे कि हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल आता है, हमारे पास ग्रीन पीस आता है, हमारे पास रेड क्रॉस आता है। राइट, ये यहां पे मैंने रेड क्रॉस लिखा है तो आपको शायद विजिबल नहीं होगा। तो हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल आता है, ग्रीन पीस आता है, रेड क्रॉस आता है। ये जो अलग अलग एनजीओज हैं पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया में जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट्स के अंदर काम करते हैं और हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का काम भी करते हैं। राइट, तो ये जो एनजीओज होते हैं, जैसे कि अगर इनके मैं रोल की बात करूं, रोल इनका नीचे लिखा हुआ है, आपको विजिबल नहीं होगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो जब मैं इनके रोल की बात करता हूं, इनका रोल सबसे पहले है कि ये ह्यूमन राइट्स की एडवोकेसी करते हैं, मतलब कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का ये काम करते हैं। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, ये डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ये हेल्थ कैंपेन्स चलाते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो एनजीओज है ना, कोई एनजीओ जो ह्यूमन राइट्स है उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है, कोई एनजीओ जो है ह्यूमन राइट्स के कहीं पे किसी देश के अंदर वायलेशन तो नहीं हो रहा, हेल्थ कैंपेन चलाई जाती है। राइट, अगर कोई डिजीज आ गई है तो उसके अंदर लोगों को अवेयर किया जाता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी कैंपेन्स चलाई जाती हैं। उसी के साथ साथ अभी जो इन्वायरमेंट के ऊपर समिट्स होती है अलग अलग देशों की, तो ये किसका इनिशिएटिव है? ये एनजीओज का इनिशिएटिव है। एनजीओज ने ये कंसर्न रेज किया कि पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, तो हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर कहीं पे कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई आपदा आ जाती है, तो वहां पे रिलीफ प्रोवाइड करने का काम ये एनजीओज करते हैं। तो ये भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। राइट, अगर किसी देश के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वहां पे मुद्दा उठाया जाता है कि भाई भारत में ह्यूमन राइट्स वायलेट हो गए, तो पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का काम एनजीओज करते हैं। पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सभी देशों को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हेल्थ कैंपेन चलाई जाती हैं, तो ये भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद थर्ड हमारे पास आती है एमएनसीज और टीएनसीज। एमएनसीज और टीएनसीज क्या होती हैं? एमएनसीज की फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और टीएनसीज की फुल फॉर्म होती है
ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो these are large business entities operating in multiple countries, often influencing economic and political policies। ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, एक लार्ज एंटिटीज, बिजनेस एंटिटीज ये होती है, और जो एमएनसीज और टीएनसीज हैं इनकी जो नेटवर्थ होती है ना, वो कभी कभी देशों की जो टोटल जीडीपी होती है उससे भी ज्यादा होती है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मल्टीपल देशों के अंदर, मल्टीपल नेशंस के अंदर ये ऑपरेट करने का काम करती है। मतलब कि अलग अलग देशों के अंदर इनके प्लांट्स होते हैं, ये ऑपरेट करती हैं, और उसी के साथ साथ इनकी इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, इनकी फैक्ट्रीज लगी होती हैं अलग अलग देशों के अंदर, और ये पॉलिटिकल पॉलिसीज और इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करने का काम करती हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एप्पल है, जैसे गूगल है, जैसे अमेजोन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे टेस्ला है। ये जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है ना, इनकी जो नेटवर्थ है वो कभी कभी जो छोटे देश होते हैं उनकी टोटल जीडीपी से, उनकी नेशनल इनकम से भी ज्यादा होती है, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करती हैं। और काफी ज्यादा रोल बढ़ गया है एमएनसीज और टीएनसीज का ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद। कैसे रोल बढ़ गया है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इन्होंने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को फोस्टर करने का काम किया। मतलब कि एमएनसीज अलग अलग देशों के अंदर ऑपरेट कर रही है, ये एक तरीके का ग्लोबलाइजेशन है कि पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट कर रही है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो रहा है, एक देश की कंपनीज दूसरे देश में काम कर रही है, एक देश की कंपनीज दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये ग्लोबलाइजेशन है। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को फोस्टर करने का इन कंपनीज ने काम किया है। उसी के साथ साथ ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है अट्रैक्ट करती है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है अलग अलग देशों के अंदर। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन एमएनसीज और टीएनसी से हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। आज अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ है तो इन कंपनीज की वजह से हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका है? किसी सरकार ने बनाया? वो नहीं, कंपनीज ने बनाया। चैट जीपीटी किसने बनाया? किसी सरकार ने बनाया? नहीं, इन्हीं कंपनीज ने बनाया। डीप सी किसने बनाया? चाइना की सरकार ने बनाया? नहीं, चाइना की कंपनीज ने बनाया। तो बेसिकली जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही है, जो टेस्ला है एलॉन मस्क की, स्पेस के अंदर वो रॉकेट्स भेजने का काम कर रहा है, स्पेस के अंदर जो रिसर्च करने का वो काम कर रहा है, तो क्या अमेरिका की सरकार कर रही है? वो नहीं, वो एमएनसीज कर रही है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन्हीं एमएनसीज और टीएनसीज की वजह से हो रही है। ये लॉबिंग करने का काम करती हैं गवर्नमेंट को। अब लॉबिंग का मतलब क्या होता है? ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि भारत के अंदर एप्पल जो है वो भारत के अंदर अपने प्लांट लगवाएगा, लेकिन भारत के अंदर एप्पल तभी अपने प्लांट लगाएगा जब भारत की सरकार एप्पल के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस कम करेगी, उसके ऊपर जो है वो उसको रिलीफ देने का काम करेगी, उसको बेनिफिट करने का काम करेगी, तभी भारत में एप्पल अपना प्लांट लगाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सरकार को ये प्रेशराइज कर रहा है तो सरकार क्यों अलाउ करेगी इसको कि तुम्हारे देश में जो है वो एप्पल अपना प्लांट लगवाए। भाई एप्पल से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, तो हमें तो फायदा है ही उसका। लेकिन उस चक्कर में ये नेगोशिएशंस करने लग पड़ते हैं, बार्गेनिंग करने लग पड़ते हैं, और सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने लग पड़ते हैं। सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज को, सरकार को उस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज को स्ट्रक्चर करना पड़ता है जिससे कि इन कंपनीज को फायदा हो, तभी ये कंपनीज आपके देश में आएंगी। तो एक तरीके का ये लॉबिंग करने का काम करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। अब देखो भारत के अंदर जो इसेंशियल आइटम्स हैं, जैसे अगर मैं तेल की बात करूं तो हमारे पास तेल अपना तो होता नहीं है यहाँ पे भारत में, तो हमें तेल के लिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के पास, रशिया के पास जाना पड़ता है। और तेल जो है इसेंशियल आइटम है। इसेंशियल आइटम मतलब बहुत जरूरी आइटम है, उसके बिना हम यहां पे टाइम पास नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारी गाड़ियों में डीजल, पेट्रोल ये सब लगता है, अब हमारे पास तेल होता ही नहीं है। अब हम तेल मंगवाते हैं, इन बड़ी बड़ी कंपनी से हम तेल लेते हैं, अलग अलग देशों से तेल लेते हैं, लेकिन हमारी इसेंशियल आइटम है। अब जहां से हम तेल लेते हैं, अगर वो तेल बंद कर दें तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, हम कैसे काम करेंगे। लेकिन अब उस चक्कर में इनको पता है कि ये इसेंशियल आइटम है, भारत वाले तो रोक नहीं सकते, उस चक्कर में ये सरकार को प्रेशराइज करने का काम करते हैं। सरकार को कहते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें तेल देंगे। तो एक तरीके का ये इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। इसलिए इनका रोल आज के टाइम पे, after the emergence of globalization, the role of MNCs and TNCs has increased significantly. This is what you have to remember. उसके बाद हमारे पास आते हैं टेररिस्ट एंड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास दो तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं। एक आगे कंस्ट्रक्टिव नॉन स्टेट एक्टर्स, एक आगे डिस्ट्रक्टिव नॉन स्टेट एक्टर्स। कंस्ट्रक्टिव नॉन स्टेट एक्टर्स वो हैं जो कि मतलब कि पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स के अंदर वो ऑपरेट कर रहे हैं।
जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करूं, ये कंस्ट्रक्टिव नॉन स्टेट एक्टर है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस, ये भी कंस्ट्रक्टिव नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये भी लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और लीगल सिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हैं ये। जैसे एमएनसीज टीएनसीज, ये भी वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं भाई, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। और ऐसा तो नहीं है कि ये लीगल सिस्टम के बाहर जाके ऑपरेट करते हैं भाई, लॉ के अंदर काम करते हैं ये भी। उसके बाद लेकिन जब मैं डिस्ट्रक्टिव नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करता हूं, उसके अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, ये जैसे अगर मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, ये लीगल फ्रेमवर्क के बाहर ऑपरेट करने का काम करते हैं। ये वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, अपने जो मोटिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए, अपने जो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल मोटिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए। तो ये लीगल फ्रेमवर्क के बाहर जाके काम करते हैं, किसी कानून के अंदर ये काम नहीं करते, कानून के बाहर जाके कानून को तोड़ने का ये काम करते हैं। वायलेंस का इस्तेमाल ये करते हैं, अहिंसा का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको ये अचीव कर पाए। पॉलिटिकल गोल्स, आइडियोलॉजिकल गोल्स, उनको अचीव अगर ये कर पाए, जैसे कि इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना है, या फिर अपनी विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाना है। कैसे फैलाना है? वायलेंस का इस्तेमाल करके। तो एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर? ISIS है, आप सब जानते होंगे, अल कायदा है, लश्कर तैयबा है, ये कुछ टेररिस्ट और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनको हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। इनका रोल क्या होता है? ये पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का काम करते हैं, पूरी दुनिया में क्योस क्रिएट करने का काम करते हैं, एनार्की क्रिएट करने का काम करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का काम करते हैं, अराजकता क्रिएट करने का काम करते हैं। उसी के साथ साथ ये सिक्योरिटी का थ्रेट है। बहुत सारे देशों के अंदर कहीं पे अटैक कर दिया, 9/11 की घटना हुई थी, आपको पता होगा। उसके बाद मुंबई टेरर अटैक हुआ था, आपको पता होगा। हमारे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, आपको पता होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी का थ्रेट बन जाते हैं सभी देशों के लिए। अमेरिका में जाके बम फोड़ दिया, पता चला उस ट्रेन पे बम फोड़ दिया। पाकिस्तान में तो रोज यही होता है, आज उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया, आज वहां पे बम फोड़ दिया। तो ये क्या करते हैं, ये सिक्योरिटी का थ्रेट बन जाते हैं। इलीगल आर्म्स और ड्रग्स की ट्रैफिकिंग ये लोग करते हैं, ट्रेड करते हैं, मतलब कि इलीगल तरीके से हथियारों की सप्लाई करते हैं, जो कि थ्रेट है पूरी दुनिया के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और ये ड्रग्स का ट्रेड करते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश में ड्रग्स बेचते हैं, ताकि ये जो अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अपनी मूवमेंट्स हैं, उनको फंड कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हैवॉक क्रिएट करने का ये काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज जो है वो इनसे डरी हुई है, पूरी दुनिया को ये थ्रेट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो वायलेंस क्रिएट करने का काम करते हैं और देशों के अंदर जो है इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान के अंदर जो है हमेशा से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर या फिर हिंदुस्तान के अंदर जो है आप वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए, हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएं। ऐसा ही होता है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपके देश को तोड़ना चाहते हैं, इनके कई सारे मोटिव्स होते हैं, ये सिक्योरिटी का थ्रेट बन जाते हैं। तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास आता है रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप्स। तो हमारी दुनिया में कई सारे रिलीजियस और कल्चरल ग्रुप्स आते हैं, जिनको हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, और ये भी पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रमोट रिलीजियस एंड कल्चरल आइडियोलॉजीज अक्रॉस बॉर्डर्स। ये जो रिलीजियस और कल्चरल ग्रुप्स होते हैं, ये अपनी रिलीजियस या फिर कल्चरल आइडियोलॉजीज को पूरी दुनिया में प्रमोट करने का काम करते हैं। जैसे अगर मैं कैथोलिक चर्च की बात करूं, इस्लामिक स्टेट की बात करूं, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो अगर मैं इस्लामिक स्टेट की बात करूं तो ये मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं कि जो सारी दुनिया के मुस्लिम्स हैं वो सारे भाई हैं। उसी के साथ साथ ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने की बात करते हैं। कैथोलिक चर्च वाले अपने जो क्रिश्चियनिटी है उसको प्रमोट करने की बात करते हैं। बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं। तो ये पूरी दुनिया में जो है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का काम करते हैं। रिलीजियस डिप्लोमेसी, इनका रोल क्या होता है? ये रिलीजियस डिप्लोमेसी में एंटर करते हैं, ये नेगोशिएशंस करते हैं, अपना जो इंटरफेथ डायलॉग करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का काम करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं ताकि अपने धर्म का प्रचार कर सकें। इन्फ्लुएंसिंग सोशल पॉलिसीज, सरकार की कई सारी सोशल पॉलिसीज को भी ये इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास 6 आते हैं मीडिया एंड थिंक टैंक्स। तो हमारी दुनिया में कई बड़े बड़े मीडिया और थिंक टैंक्स होते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। जैसे हमारे पास BBC न्यूज़ आती है, हमारे पास न्यूयॉर्क टाइम्स आती है, हमारे पास CNN न्यूज़ आती है। ये पूरी दुनिया के अंदर इन्फॉर्मेशन को डिसिमेट करने का काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का काम करते हैं, पॉलिसीज़ का एनालिसिस करते हैं। ट्रंप की सरकार ने जो फैसला लिया है क्या वो सही है या नहीं है, भारत के अंदर जो हो रहा है क्या वो सही है या नहीं है, पॉलिसी को
एनालाइज करते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बड़े बड़े थिंक टैंक्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को जो है वो डिटरमाइन करने का काम करते हैं, स्कॉलर्स होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, तो ये सब भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को समझा कि किस तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, उनका रोल क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर, नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच, तो आपको पता चल गया होगा। स्टेट एक्टर्स जो होते हैं वो सोवरेन एंटिटीज होती हैं, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स के पास कोई सोवरेनिटी नहीं होती है, इनके पास कोई सोवरेनिटी नहीं होती है, राइट। इनके पास सोवरेनिटी नहीं होती है, इनको इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज करता है, ये देश होते हैं, लेकिन इनके पास कोई सोवरेनिटी नहीं होती है। इनके पास टेरिटरी होती है, एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, इनके पास कोई टेरिटरी नहीं होती है, ये एक टेरिटरी के अंदर ऑपरेट करते हैं। ये इनके पास लीगल कंट्रोल होता है सिटीजन्स के ऊपर, नागरिकों के ऊपर, मतलब कि लीगल कंट्रोल है। भाई भारत की सरकार का भारत के नागरिकों के ऊपर लीगल कंट्रोल है, लेकिन इनके पास कोई लीगल कंट्रोल नहीं होता है, ये सिर्फ इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। उसके बाद ये फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेट एक्टर्स, लेकिन लेजिटिमेट फोर्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक स्टेट के अंदर जो है वो आर्मी, मिलिट्री, ये सब होते हैं, लेकिन लेजिटिमेट तरीके से ही फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉपर लीगल लॉ होता है, और जो सरकार होती है वो लेजिटिमाइज फोर्स का इस्तेमाल करती है। ये भी फोर्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे अगर मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, लेकिन ये इलेजिटिमेट तरीके से फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, इस लेक्चर को देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।